अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूँ फहद हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान में डेफिनेटली इस सूरत हाल एक अच्छी हिकमत अमली के बाद कोविड-19 की बहुत ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, केसेस की तादाद काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम हो चुका है, जबकि जो डेथ्स के जो नंबर्स हैं वो भी अब काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। तो ओवरऑल एक ज़बरदस्त हिकमत अमली सामने आई गवर्नमेंट की, कि जिसके तहत जो थर्ड वेव थी, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक तौर पे जो है सामने आ रही थी, जिसमें ना सिर्फ हमने नंबर ऑफ़ डेथ्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की, बल्कि जो स्प्रेड था वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा था। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस तमाम सूरत हाल पे जो है वो काबू पाया, और अब सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में है। वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर भी गवर्नमेंट का इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है। बीच में हमने देखा कि कुछ सप्लाई मुतासिर होने की वजह से जो है वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसमें कुछ तात्तुल आया, लेकिन अब किसी हद तक जो सूरत हाल है वो बेहतर होना शुरू हो चुकी है। नंबर्स आपके सामने रखें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो नए केसेस सामने आए हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद 1052 रही है, जबकि टेस्टिंग की तादाद में कुछ इजाफा दोबारा से होता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन 45,924 टेस्ट गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लिए गए हैं, जबकि जो पॉजिटिविटी रेट रहा है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वो स्टिल अभी भी 2% से ऊपर है। बीच में हमने देखा था कि 2% से नीचे आ गया था पॉजिटिविटी रेट, लेकिन अब दोबारा 2% से जो है वो ऊपर आ चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो पॉजिटिविटी रेट सामने आया है वो है 2.29%, जबकि डेथ के नंबर अगर हम आपके सामने रखें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस की वजह से जो डेथ्स हुई हैं वो हुई हैं 44, जबकि मुल्क भर में जो क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद है वो 2029 के करीब जो है वो आ चुकी है। ये नंबर से गुज़िश्ता 24 घंटों के इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्क भर में सूरत हाल जो है इस हवाले से काफ़ी हद तक बेहतर है। यही वजह है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इससे जो है वो बेनिफिट इस इन अ सेंस इस तरह मिला कि गवर्नमेंट को जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है उस पर कुछ ज़्यादा जो है वो रोकथाम नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी पड़ी, और इसी तरह जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इस दौरान काफ़ी हद तक जो है वो चलती रही, और इसके बावजूद सूरत हाल पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो काबू पा लिया गया। वैक्सीनेशन के हवाले से नंबर्स आपके सामने रखें तो पार्शली वैक्सीनेटेड जो इस वक्त जो नंबर सामने आ रहे हैं वो है 11.44 मिलियन, जबकि यही नंबर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी अब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो नंबर्स सामने आए हैं NCOC की जानिब से वो है 2,71,796, जबकि जो फुली वैक्सीनेटेड इस वक्त नंबर्स हैं वो है 2.72 मिलियन, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यही नंबर्स 34,493 रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ बेहतरी नज़र आ रही है वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर, लेकिन मज़ीद जो सप्लाई मज़ीद बेहतर होगी वैक्सीन की, तो डेफिनेटली जो स्पीड है वैक्सीनेशन ड्राइव की वो भी गोइंग फॉरवर्ड हम मज़ीद जो है वो बढ़ते हुए देख सकेंगे। और डेफिनेटली अल्टीमेट हल जो एक सोल्यूशन इस पूरी सूरत हाल से डील करने का वो यही है कि जल्द अज जल्द जो है वो तमाम लोगों को जो है वो वैक्सीन जो है वो लगा दी जाएँ, ताकि आइंदा इन केस अगर कोई इस तरह की वेव दोबारा आती है तो उसमें काफ़ी हद तक जो लोग हैं वैक्सीन की वजह से जो वो प्रोटेक्टेड होंगे। पूरे ग्लोबली पूरे दुनिया में इस वक्त मेन फोकस जो है वो वैक्सीन के ऊपर जो है वो सामने आ रहा है। यही वजह है कि कई जो ममालिक हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो बड़ी तेज़ी से चली, काफ़ी अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन जो है वो लगा दी गई। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो सही तौर पर जो है वो ओपन अप होना शुरू हो चुकी। यही वजह है कि ग्लोबली इस वक्त जो है हम जो इशारे सामने आ रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी के, उनमें भी अब काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आ रही है, और जो एक ऑप्टिमिज़म है ग्लोबल इकोनॉमी को लेके वो कुछ पहले से बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगली खबर आपके सामने रखें, IMF के हवाले से कुछ इश्यूज़, कुछ अनसर्टेनिटी पिछले कई दिनों से जो है वो सामने आ रही है। IMF के साथ नेगोशिएशंस को लेके, प्रोग्राम को लेके, और उसका इम्पेक्ट जो है वो भी किसी हद तक हमें मार्केट पे भी नज़र आ रहा था, क्योंकि मार्केट भी पिछले कुछ दिनों से इस अनसर्टेनिटी की वजह से एक टाइट रेंज के अंदर, प्लस साथ साथ कुछ स्लाइटली जो प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आ रही थी मार्केट के अंदर। उसका मेन रीज़न बज़ाहिर
IMF के साथ जो होने वाली बातचीत थी जो कि इनकन्क्लूसिव कई जगहों से सामने आ रही थी खबरें कि इनकन्क्लूसिव रही हैं, प्रोग्राम के रुकने के हवाले से भी कुछ इस तरह की रूमर्स सामने आई थी। एक अनसर्टेनिटी थी पूरे प्रोग्राम को लेके जिसका इम्पेक्ट मार्केट के ऊपर भी नज़र आया। अब इस हवाले से कुछ बेहतर ख़बरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। इसी हवाले से ख़बर आपके सामने रखेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने कहा है कि जो IMF है उन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी शो की है अपनी डिमांड्स के ऊपर। ये एक अच्छी ख़बर है क्योंकि बज़ाहिर पहले ऐसा नज़र आ रहा था कि शायद IMF जो है वो किसी किस्म की अपनी डिमांड्स को लेके ख़ास तौर पे टैक्सेस के हवाले से और पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स के हवाले से, टैरिफ में इंक्रीज़ के हवाले से बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि शायद किसी किस्म की IMF जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस हवाले से अब जो स्टेटमेंट सामने आया है फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन का, उनका कहना है कि IMF ने अपनी जो डिमांड्स है उनके ऊपर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो की है। ये उनका कहना था। ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू जो नेशनल असेंबली के उनके सामने ये स्टेटमेंट दिया है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं कुछ इस हवाले से। अब बज़ाहिर एक नज़र आ रहा है कि जो अनसर्टेनिटी थी वो किसी हद तक जो है वो अब कम होना शुरू हो चुकी है। क्लियरिटी जो है इस IMF के जो प्रोग्राम है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी $6 बिलियन का, इसके हवाले से कुछ क्लियरिटी जो है वो अब सामने जो है वो आना शुरू हो चुकी है। मज़ीद उनका कहना था फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन का कि जो बातचीत हुई है रिसेंटली ग़ालिबन 23 जून को बुध के दिन जो है इनकी बातचीत हुई है IMF के लोगों के साथ। उसके वाले से उनका कहना था कि जो बातचीत हुई है वो काफ़ी बेहतर रही, मुस्बत रही, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव जो है वो मीटिंग रही IMF के साथ। तो ये एक और पॉजिटिव के कुछ बेहतर जो है वो तौर पे बातचीत जो है वो होना शुरू हो चुकी है। कुछ बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि शायद IMF की जानिब से भी शायद जो है वो किसी किस्म की जब फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कुछ इश्यूज़ पे लेके जो है वो सामने आ रही है और क्लियर कट जो है इंडिकेशन मिल रही है जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है उससे साथ साथ मज़ीद ये कहना था फाइनेंस मिनिस्टर का जो IMF के जो रिव्यूज़ हैं 6th and 7th रिव्यू जो होगा वो इकट्ठा होगा और सितंबर में ग़ालिबन जो है ये रिव्यू होंगे। 6ठा और 7वां रिव्यू जो है वो सितंबर में होगा। ये भी कहना था फाइनेंस मिनिस्टर का। साथ साथ रिज़र्व को बिल्ड करने के हवाले से और इसके अलावा कि आइंदा किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इश्यूज़ को एड्रेस करेगी, मज़ीद कुछ पॉइंट्स जो है वो उन्होंने सामने रखे इस स्टैंडिंग कमेटी के। रिज़र्व बिल्ड करने के हवाले से उनका कहना था कि जो फाइनेंशियल नीड्स होंगी गवर्नमेंट की उसको फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है डिफरेंट बॉन्ड्स इशू करने के हवाले से। तफसील आपके सामने रखें तो उनका कहना था टू रेज फंड्स गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है सुकुक बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, पांडा बॉन्ड और यूरो बॉन्ड के इशूंस के हवाले से प्लान कर रही है गवर्नमेंट। और साथ साथ उनका कहना था कि जो यूरो बॉन्ड्स है वो विद इन मंथ्स जो है वो गवर्नमेंट इशू कर सकती है। अराउंड 3 to 6 मंथ का टाइम बज़ाहिर सामने आया है कि इस टाइम फ्रेम के दौरान जो है वो गवर्नमेंट अराउंड $2.5 बिलियन तक के जो यूरो बॉन्ड है वो गवर्नमेंट इशू कर सकती है ताकि जो फंड्स है गवर्नमेंट वो रेज़ कर सके और साथ साथ जो रिज़र्व्स है उनको कुछ जो है वो बिल्डअप किया जाए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि सामने आए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन के हवाले से, जो उन्होंने अपना बयानिया दिया, जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली की जो है उसके हवाले से सामने जो रखा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे। इसमें हमने IMF के हवाले से भी कुछ अनसर्टेनिटी थी, उसके हवाले से भी कुछ क्लैरिटी सामने आई स्टेटमेंट्स के बाद। साथ साथ कि गवर्नमेंट किस तरीके से जो है अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको किस तरीके से जो फुलफ़िल करेगी, कैसे अपने जो फंड्स है वो रेज़ करेगी, उसके हवाले से भी हमने आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रखे। साथ साथ IMF के हवाले से भी IMF ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया है, वो भी कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पहले चीज़ें सामने आ रही थी कि शायद बिल्कुल प्रोग्राम जो है वो रुक सकता है, पेमेंट जो है वो हो सकता है डिले हो जाए या प्रोग्राम जो है अधूरा छोड़ना पड़े, तो उस हवाले से अब पहले हमने बात की कि किस तरीके से जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं सामने स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू के हवाले से, उसमें जो उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं उससे भी एक क्लैरिटी आई। साथ साथ अब जो IMF ने खुद स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान को प्रोग्राम को लेके, उससे भी कुछ क्लैरिटी जो है पूरे प्रोग्राम को लेके जो वो सामने आ रही है।
امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ جو پاکستان کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ مزید پاکستان کو جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر، اور یہ ان کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں ان کے اوپر پاکستان کو مزید کام کرنا پڑے گا، تاکہ جو وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکانومی کو ایشوز سامنے آتے ہیں، جب کبھی اکانومی ایکسیلریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ وہ کچھ ایشوز ہیں جو کہ ایڈریس ہوں گے اسٹرکچرل ریفارمز کے ذریعے، اور آئی ایم ایف کا مین فوکس ہمیشہ انہی چیزوں پہ رہا ہے، ایک فسکل سپینڈنگ کے اوپر ڈسپلن کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے ہمیشہ آئی ایم ایف نے اپنے ہر پروگرام میں۔ لیکن اب جو جس طریقے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی تھی، اب بظاہر لگتا ہے کہ کچھ کلیئرٹی اس حوالے سے جو ہے وہ اب سامنے آنا شروع ہو چکی ہے۔ آئی ایم ایف کا اسٹیٹمنٹ بھی کسی حد تک بہتر ہی نظر آتا ہے، جو کہ انہوں نے کہا کہ بات چیت جو ہے وہ جاری ہے اور مزید پاکستان کو اپنے اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے جو جس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان کے جو ٹرانچ تھی جو ملنی تھی، اور ساتھ ساتھ جو ریویوز تھے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں، پیمنٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتی ہے، اس کے اوپر جو انہوں نے ایسا جو ہے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ غالباً اگر ایسا کچھ ہوتا تو ایٹ لیسٹ کچھ جو ہے وہ اس سے ہنٹ جو ہے وہ مل سکتا تھا، لیکن اس پہ کمپلیٹلی انہوں نے اس چیز پہ ڈکلائن کیا، ڈکلائن ٹو سے کہ جو ڈسبرسمنٹ ہے انڈر پروگرام وہ جو ہے اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ رکاوٹ آ رہی ہے، تو یہ بھی ایک کسی حد تک بہتر۔ ساتھ ساتھ جو فردر ڈسکشنز ہے وہ انہوں نے کہا کہ جاری رہیں گی پاکستان کے ساتھ۔ مین اس کا جو ایجنڈا ہوگا بات چیت کا وہ ہوگا فسکل اسپینڈنگ کے حوالے سے، ساتھ ساتھ اسٹرکچرل جو ریفارمز ہے، اسٹرکچرل ریفارمز ہے ان پرٹیکولر ٹیکس کے اوپر بات کریں، ساتھ ساتھ انرجی سیکٹر کے اوپر بات کریں یا سوشل اسپینڈنگ کے اوپر بات کریں، تو یہ وہ کچھ ایریاز ہیں جن کے اوپر آئی ایم ایف جو ہے وہ مزید پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرے گی۔ دین ڈیفینیٹلی اس کے بعد ہی کچھ پراپر جو ہے وہ چیز ڈیسیجن اس حوالے سے سامنے آ سکتا ہے، لیکن فی الحال اس سے یہ ایک چیز اس سے آئیڈیا ایک ہو گیا، ایک کلیئرٹی ڈیفینیٹلی آ گئی کہ جو پروگرام ہے وہ اسٹل انٹیکٹ ہے، اور جو ریویوز ہیں 6th اینڈ 7th ریویو وہ اب سپٹمبر میں ہونے جا رہا ہے۔ اس کی کنفرمیشن فائنانس منسٹر کے سامنے سے بھی آئی، اور اس کی کسی حد تک جو ہے وہ حامی اب آئی ایم ایف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہاں سے بھی جو ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو پروگرام ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈیفینیٹلی انٹیکٹ ہے، لیکن ڈو مور کا مطالبہ سامنے ڈیفینیٹلی ہمیشہ کی طرح آئی ایم ایف کی جانب سے بھی دوبارہ آیا ہے، اور وہ ہے اسٹرکچرل ریفارمز، فسکل اسپینڈنگ اور کچھ ڈفرینٹ ایریاز کے اوپر جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس بات چیت کو، اس نیگوسیشنز کو جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہے، جس پہ فائنانس منسٹر نے خود کہا کہ کچھ فلیکسیبلٹی بھی شو کی ہے آئی ایم ایف نے اپنی ڈیمانڈ کے اوپر، اس کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے جو وہ کنکلوڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے، اور کتنا بینیفٹ جو ہے وہ لینے میں اس حوالے سے کامیاب ہو پاتی ہے۔ مزید آئی ایم ایف نے اس بات پہ جو ہے وہ زور دیا کہ اسٹرکچرل ریفارمز کرنا پاکستان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے ہی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ مومنٹم پکڑتی ہے، ایکسلریٹ ہوتی ہے، تو پاکستان کو جو ہے وہ ایشوز جو ہے وہ فیس کرنا پڑتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم نے ماضی میں دیکھا ایک بوم بسٹ سائیکل جو ہے کافی ایک عرصے سے پاکستان کی اکانومی میں آبزرو کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، ایک اکانومی کے اندر ایک اسٹیبلٹی لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کا بہت زیادہ جو ایک ایمفسائز ہے اس پوری بات چیت کے اندر جب بھی ہمیشہ سے رہی ہے وہ اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنا فیور جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے بات چیت میں لے پاتی ہے، اور کس حد تک آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کی جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں ان میں ریفارمز کے حوالے سے کتنا جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ پازیٹیو جو ہے وہ اپنی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو جو ہے منوانے میں کامیاب ہو پاتی ہے۔ ٹیرف کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی تھی، جس پہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ فردر یہاں سے ٹیرف بڑھانا کافی مشکل ہے، کیونکہ آلریڈی ملٹیپل ٹیرف ہائکس جو ہے وہ ہو چکے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ انفلیشن کے اوپر بھی پڑے گا، عام کنزیومر کے اوپر بھی بہت زیادہ امپیکٹ اس کا پڑے گا، اور یہ وہ میجرز ہیں جو کہ انفلیشنری ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ بظاہر ان چیزوں کو فی الحال اوائڈ کیا گیا، لیکن یہی وہ مطالبات ہیں جو کہ آئی ایم ایف کے سامنے آئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے تمام صورتحال کو گورنمنٹ جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس پوری بات چیت میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے۔ ساتھ ساتھ جب انفلیشن کی ہم نے بات کی تو
जहाँ डिफरेंट कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं, फूड आइटम्स की कीमतें बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। पोस्ट बजट पहला शॉक आया है स्टील प्राइसेस के वाले से। रीबास की प्राइसेस जो है उसमें इजाफा कल किया गया है और अब जो प्राइसेस हैं वो 1.5 लाख पर टन का जो रेट है उससे भी इवन तजावुज़ कर चुकी हैं। तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इससे मज़ीद बढ़ जाएगी। प्राइसेस कल जो है वो जो स्टील रीबार मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने बढ़ाई हैं और तकरीबन जो प्राइसेस अगर हम आपके सामने रखें 1,50,500 से लेके 1,51,500 पर टन तक जो है वो बढ़ चुकी हैं। तो 1.5 लाख रुपए पर टन से ऊपर रीबास की प्राइसेस का जाना डेफिनेटली कंपनीज तो अपने इसको जो है जस्टिफाई करती हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो स्क्रैप की प्राइसेस हैं जो रॉ मटेरियल है इन कंपनीज़ का उसकी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इसीलिए जो है वक्तन फ़वक्तन जो है वो उसका इम्पेक्ट जो है वो एंड कंज्यूमर पे जो है वो पास ऑन किया जाता है। और अब जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसका भी रीज़न जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ती हुई स्क्रैप की प्राइसेस के हवाले से सामने आया है। लेकिन डेफिनेटली इतनी ज़्यादा रीबास की प्राइसेस बढ़ जाना, अगर हम पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर प्राइसेस का मवाजना करें तो तकरीबन कोई 50% तक का जो है वो गालिबन प्राइसेस के अंदर इजाफा हो चुका है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ख़ास तौर पे हाई राइज बिल्डिंग की अगर हम बात करें उसमें भी तकरीबन इन मल्टीपल प्राइस हाइक्स की वजह से 10 से 15% का या इवन इससे भी ज़्यादा जो है वो उसकी कॉस्ट में जो है इजाफा हो चुका हो। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उसमें मेनली जो स्टील का जो फैक्टर होता है वो तकरीबन 40 से 45% तक का होता है कि जहाँ पे रीबास की प्राइसेस बढ़ती हैं तो डेफिनेटली इनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी तेज़ी से जो वो बढ़ते हुए नज़र आती है। लेकिन फ़िलहाल कंपनीज़ के पास जस्टिफिकेशन है कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्क्रैप की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, यही वजह है कि उसका इम्पेक्ट जो है वो पास ऑन करने के लिए कंपनीज़ ने जो है वो प्राइसेस के अंदर इजाफा किया है। स्टेट बैंक के रिजर्व्स के हवाले से नंबर्स आपके सामने रखें। पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे थे कि जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उनमें ग्रेजुअली इजाफा होते हुए नज़र आ रहा था। अब कई हफ्तों के एक इजाफे के एक ट्रेंड के बाद स्टेट बैंक के जो रिज़र्व है उसमें कुछ कमी रिकॉर्ड की गई है। तकरीबन 311 मिलियन यूएस डॉलर से स्टेट बैंक के रिज़र्व जो हैं वो कम हुए हैं। एग्जैक्ट फिगर आपके सामने रखें, स्टेट बैंक के रिज़र्व जो हैं अब 16.1 बिलियन यूएस डॉलर्स पे हैं, जबकि कमर्शियल बैंक के पास जो डॉलर रिज़र्व्स हैं वो हैं 7.15 बिलियन यूएस डॉलर्स, जबकि जो ओवरऑल कंट्री के टोटल डॉलर रिज़र्व्स हैं वो हैं तकरीबन 23.25 बिलियन यूएस डॉलर्स पे। तो कई हफ्तों पे एक इजाफा हम देख रहे थे, एक ट्रेंड था जिसमें हम देख रहे थे कि एक ग्रेजुअली जो है इजाफा हमें स्टेट बैंक के रिज़र्व में नज़र आ रहा था। लेकिन अब कई हफ्तों के बाद हम विटनेस कर रहे हैं कि स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं उसमें कुछ जो वो कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी हवाले से हमने बात की थी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो रिज़र्व्स हैं उनको बिल्ड किया जाएगा। गवर्नमेंट इस हवाले से एफर्ट्स कर रही है, प्लानिंग कर रही है। डिफरेंट बॉन्ड्स के हवाले से हमने बात की कि गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है उन बॉन्ड्स को इशू करने के साथ साथ जो यूरो बॉन्ड है वो इवन बहुत जल्द जो है वो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इशू करके अराउंड 2.5 बिलियन यूएस डॉलर तक का जो अमाउंट है वो इंटरनेशनल मार्केट से रेज किया जाए। रिसेंटली भी हमने देखा था कि यूरो बॉन्ड इशू किया गया, उसमें बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो एक रिस्पांस सामने आया। फिर उसमें हमने देखा कि ग्रीन बॉन्ड्स भी इशू किए गए वापडा की जानिब से, उसमें भी एक ज़बरदस्त जो है वो इजाफा एक इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के हवाले से हमें नज़र आया। और इस वक्त ग्लोबली अगर हम देखें जो लेंडर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं लैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, ख़ास तौर पर जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं उसके हवाले से। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है ताकि अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, जो फंड रेजिंग है उसको बेहतर तरीके से जो वो किया जा सके। मार्केट्स के हवाले से बात करें तो सबसे पहले यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस आपके सामने रखेंगे। यूएस मार्केट की कल की परफॉर्मेंस बेहतर रही, शानदार रही। डाउ जोन्स ने दोबारा 34,000 की जो नफसियाती थी उसको जो है वो हासिल कर लिया है और कल तकरीबन 322 पॉइंट के इजाफे के साथ 34,196 की सतह पे कल का जो डाउ जोन्स का सेशन था वो इख्तिताम पजीर हुआ। यानी कि जो एक
बेयर्स के फेवर में एक बात जा रही थी, वो यही थी कि मार्केट जो है, जो डाउ जोन्स है, वो 34,000 से नीचे ट्रेड कर रहा था। तो अब दोबारा मार्केट ने जो नफसियाती हद थी 34,000 की, उसको हासिल कर लिया है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे बज़ाहिर बुल्स की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। साथ साथ नेस्डेक की अगर हम बात करें तो नेस्डेक में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही रही। तकरीबन 98 पॉइंट के इजाफे के साथ 14,369 की सतह पे कल का नेस्डेक का सेशन इख्तिताम पजीर हुआ। आज खुलने वाली तमाम एशियन मार्केट्स ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। गालिबन कल की जो परफॉर्मेंस थी यूएस मार्केट की, उसका कुछ इम्पैक्ट, उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है एशियन इन्वेस्टर्स के अंदर वो नज़र आ रहा है। जो इक्विटी मार्केट्स हैं एशियन मार्केट्स की, वो जिस तरीके से इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी किसी हद तक जो है कल की यूएस मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है उसका इम्पैक्ट आज एशियन मार्केट्स में भी किसी हद तक नज़र आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो कल का जो सेशन था वो भी कुछ बेहतर रहा, लेकिन डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट टेकिंग पीक लेवल्स पे हमें नज़र आई। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने गलबन 200 से ज़्यादा पॉइंट ऐड किया, लेकिन उसके बाद हमने देखा मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो सामने आई, और जब मार्केट की क्लोजिंग हुई तो वो महज 61 पॉइंट के इजाफे के साथ जो है वो हो सकी, और 61 पॉइंट के इजाफे के साथ 47,962 की सतह पे कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वो इख्तिताम पजीर हुआ। यानी कल भी मार्केट जो है वो जो 48,000 की जो खोई हुई नफसियाती हद है उसको रीस्टोर करने में जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात है तो वॉल्यूम्स में भी कल 36% की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई KSE 100 इंडेक्स में, और इस 36% की कमी के बाद KSE 100 इंडेक्स में तकरीबन 150 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। आज इस हफ्ते का आखिरी सेशन होगा। अब देखते हैं कि आज मार्केट इस हफ्ते को किस नोट पे जो है वो क्लोज़ करने में कामयाब हो पाती है। आया मार्केट एक अच्छे नोट पे इस वीक को क्लोज़ करने में कामयाब हो पाती है या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो खोई हुई नफसियाती हद है 48,000 की, उसको मार्केट बहाल करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।